नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया, क्या समस्याएं हैं, जिन वादों को लेकर आपने विधायक चुना उन वादों को लेकर आपके विधायक कितना समर्पित हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची मुरैना की अंबाह विधानसभा सीट, यह जानने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। नदियों और उपजाऊ जमीन से संपन्न मुरैना में फैला चंबल का बीहड़, लेकिन चंबल की पहचान सिर्फ बीहड़ों से ही नहीं बल्कि इसमें पनपने वाले आतंक या यूं कहें कि मजबूरी में बागी बने लोगों से भी है। इन बीहड़ों में जहां कभी बगावत के नारे गूंजते थे, एक बार फिर इन्हीं बीहड़ों से उठी बगावत की आवाज ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। ग्वालियर और चंबल इलाके की पहचान यहाँ के बीहड़, यहाँ के बीहड़ों की कभी पहचान बने रहे थे यहाँ के वो दस्यु जो बगावत का झंडा बुलंद करके इन बीहड़ों के अंदर पहुँच गए थे। एक बार फिर से लगभग वही बगावत राजनीति के केंद्र बिंदु में है, क्योंकि कांग्रेस सरकार से बगावत करके 22 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब यही बगावत एक बार फिर से मध्य प्रदेश में उपचुनावों की वजह बन गए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान हो गया है। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। ग्वालियर चंबल इलाके में सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं। इन पर सभी की नजर है। बगावती तेवर अपनाने के बाद यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इन उपचुनावों में स्थानीय मुद्दे, जातियां, लॉयल वोटर्स, नेताओं की पकड़, सभी की परीक्षा होगी। हम आपको इसी आधार पर एक एक सीट का हाल बता रहे हैं और आज की सीट है अंबाह विधानसभा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिस शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने ये 2 लाइनें लिखी थी और जिसके बाद में नौजवानों के सीने में आज़ादी की आग धधकने लगी थी, वही उसी राम प्रसाद बिस्मिल के शहर में हम मौजूद हैं और उस शहर का नाम है अंबाह। अंबाह एक बार फिर से उपचुनाव के मैदान में कूद चुका है। यहाँ पर बाई इलेक्शंस होने हैं, उपचुनाव होने हैं, राजनीतिक दलों ने अपनी बिसातें बिछा दी हैं। अब यहाँ की जनता को तय करना है कि इस इलाके का नया विधायक कौन होगा। अंबाह विधानसभा चंबल नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ तोमर राजपूतों का बोलबाला है। साथ ही ब्राह्मण मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। अंबाह विधानसभा सीट आरक्षित सीट है। राजपूत और ब्राह्मण के बाद यहाँ अनुसूचित जाति के जाटव और सखबार बहुतायत में है। आरक्षित होने की वजह से इस सीट पर भले ही बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार चुनकर विधानसभा में बैठते रहे हों, लेकिन उनके पीछे राजपूत और ब्राह्मण वर्ग का समर्थन रहता है। अंबाह सीट पर ज्यादातर चुनावों में बीजेपी ने ही अपना परचम लहराया, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर का विरोध हुआ, तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश जाटव को मिला और उन्होंने जीत का परचम लहराया। अब एक बार फिर कमलेश जाटव चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार वो पार्टी बदलकर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनके सामने कई चुनौतियां हैं। पहले तो उन्हें अपनी नई पार्टी में पैठ बनानी है, बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे से दो चार होना है और जनता को बताना है
कि उन्होंने 15 महीने सरकार में रहते हुए जनता के लिए क्या किया। मैंने 15 महीने के कार्यकाल में देखा था, मैं जब से एमएलए बना था और तब तक हट गया था, तब तक कम से कम मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए 10 और 15 बार चिट्ठी लिख के कमलनाथ जी को देता था, पर मेरे एक भी क्षेत्र का काम संतोषजनक नहीं किया, ना संतोषजनक मुझे कोई जवाब दिया। दल बदलकर बीजेपी में आए कमलेश जाटव इस बार नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे चुनावी मैदान में हैं। इस बात को वो खुद भी स्वीकारते हैं, क्योंकि विकास के नाम पर उनके पास बताने को कुछ है ही नहीं। साथ ही अपनी नाकामी का ठीकरा कमलनाथ सरकार पर फोड़ रहे हैं। लेकिन उनको समझना होगा कि जनता को प्रदेश की राजनीति से नहीं बल्कि जमीनी विकास से मतलब है। हम लोग जो चुनाव में जा रहे हैं वो 5 महीने का हमारा कार्यकाल जनता को इतना दिख रहा है कि कहने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो विकास की उम्मीदें मैंने रखी थी उससे ज़्यादा मुझे हमारे यहाँ कार्य स्वीकृत हो गया है और जनता बहुत खुश है। और जनता के एक ही रुझाव है कि जो क्षेत्र में विकास करेगा वही जीत का चेहरा बनेगा। कमलेश जाटव सड़क, पुल, अस्पताल, स्टेडियम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सभी विकास कार्य शिवराज सरकार में पिछले 5 महीने में ही धरातल पर आए हैं। ऐसे में साफ है कि कमलेश जाटव सिंधिया तोमर के समर्थन और शिवराज की सौगात के भरोसे चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। चंबल पुल का टेंडर हो गया और उसका एक बार काम जल्दी से जल्दी काम होने वाला है। अंबा और पोरसा में दोनों जगह शहरों में सीवर लाइन करा दी। अंबा में 100 बेड का हॉस्पिटल दे दिया, पर पोरसा में 50 बेड का हॉस्पिटल दे दिया। अंबा और पोरसा दोनों में 2-2 करोड़ के स्टेडियम दे दिए। इस तरह से मेरे यहाँ इतने जो विकास कार्य हुए हैं, इसके अलावा मुझे ऐसा कोई बड़ा मुद्दा दिख ही नहीं रहा कि जो क्षेत्र की जनता की मांग थी और जिसको मैंने नहीं उठाया। सारी बड़ी बड़ी मांगें और कुछ मांगें अभी बची थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे और सभी जनता के सामने मैंने अपनी मांगें रखी थी। उनको भी स्वीकृति की आदेश कर गए हैं कि ये भी मैं करा दूँगा। कमलेश जाटव कांग्रेस सरकार में रहते हुए उपेक्षा और अनदेखी का रोना भी रो रहे हैं, लेकिन ये बहाना जनता के बीच नहीं चलेगा। कमलेश जाटव को बताना होगा कि सत्ता में होने के बाद भी इलाके का विकास क्यों नहीं हुआ। 15 महीनों में उन्होंने जनता के लिए क्या किया, रोजगार के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई, कृषि आधारित उद्योगों के लिए क्या किया, जिले में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए क्या रोड मैप है, अंबाह को पहचान दिलाने के लिए क्या किया। कमलेश जाटव का इशारा साफ है कि सिंधिया गुट का होने की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा, जिसका खामियाजा अंबाह की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि इस बार भी अगर जनता ने कमलेश जाटव को विधायक बनाया और एक बार फिर सियासी समीकरण बदले तो क्या ये अंबाह की जनता के साथ धोखा नहीं होगा। विपक्षी उम्मीदवार भी इन्हीं सवालों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। कोई काम शुरू नहीं हुआ, ये चुनावी माहौल है। चुनावी जितने भी भूमि पूजन हो रहे हैं, कोई भी काम क्षेत्र में नहीं हो रहा है। और जहां सवाल काम का है, मैं भी विधायक रहा हूं, हम पीएसपी में 4 विधायक थे, काम हमारे नहीं होते थे। तो काम हमारे नहीं होते थे इसका मतलब ये है कि हम पार्टी तोड़ करके या ख़त्म करके हम दूसरी पार्टी में चले जाए। ये तो कोई विषय नहीं है, ये तो बहाना है। मेरे से बीजेपी ने तमाम ऑफर दिए कि बीजेपी के पास कोई कमी नहीं पैसे की, आप तो मुँह से बोलो कितना पैसा चाहिए। हम चाहते बेच सकते थे नहीं, मगर ये मानव मूल्य मनुष्य का ये और लोकतंत्र के लिए ये बहुत बुरी बात है और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा कलंक है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। कांग्रेस के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी नेहा किन्नर बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। वो बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी को इस सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है।
नेहा किन्नर का नाता बेड़िया समाज से है। अंबाहा में बेड़िया समाज के मतदाता ज्यादा संख्या में हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और उपविजेता रही थीं। तब नेहा किन्नर कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश जाटव से मात्र 7,547 मतों से पराजित हुई थीं। प्रदेश की राजनीति को छोड़ दें तो अंबाहा के जमीनी मुद्दे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रेत माफिया, शराब माफिया है और इसके साथ ही उस्सैद घाट पर पुल निर्माण, सेना या पैरामेडिकल फोर्सेस और पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षण, स्कूल की मांग, शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय की मांग, चंबल की बिहड़ी जमीन पर जैव विविधता का संरक्षण और विकास सहित अवैध रेत उत्खनन को रोककर रोजगार से जोड़ना है। वैसे तो अंबाहा विधानसभा सीट पर चुनाव का आधार जातिगत होता है, लेकिन इस बार कई स्थानीय मुद्दे भी गूंज रहे हैं। एक नागरिक के तौर पर आप यहाँ पर रहते हैं, क्या क्या काम होने चाहिए? काम तो यहाँ सर कुछ भी नहीं है, क्या कहते हैं, जब पार्टी चुनाव होते तभी काम होता है, वैसे वरना काम तो सब पेंडिंग ही पड़े रहते हैं सर। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अंबाहा में? सभी चीज़ की जरूरत है। जरूरत का आदमी, अब जो रोडें ही तुम्हारी सब बेकार पड़ी हुई हैं। अपने यहाँ का उस्सैद घाट का पुल है, ये 2-3 साल से हो रहा है, अभी तक क्या कहते, अभी तक नहीं बना हुआ, काम पेंडिंग पड़ा रहता है। 3-4 साल हो गए, केवल घोषणाएं होती रहती सिर्फ घोषणा होती है। ये काम होने चाहिए। तो सरकारी कर्मचारी साहब से मैंने बात की, वो कहते हैं काम होने चाहिए। कुछ लोगों से और बात करते। साहब, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर उपचुनाव होने हैं, इस उपचुनाव को कैसे देखते हैं? ये चुनाव मेरी दृष्टि में ठीक नहीं हो रहे हैं। ये थोपा हुआ चुनाव है, थोपा हुआ चुनाव है। जनता का पैसा भी खर्च होगा और इस चुनाव से जनता को कोई फ़ायदा नहीं। सरकार आनन फानन में इन्होंने गिराई और जो भी लोग कह रहे हैं कि पैसे लेके चले गए, ये लेके चले गए, वो लेके चले गए, तो जनता काफ़ी रुष्ट है। यहाँ जनता तीसरे विकल्प के मूड में है, कांग्रेस और भाजपा को। यहाँ स्थिति ये है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराना चाह रही है, भाजपा को हराना चाह रही है। हाँ जी, ये है यहाँ पे। कांग्रेस जो बुनियादी कांग्रेस है उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ दल बदलू, भगोड़े, लुटेरे, भूमाफिया, ऐसे लोगों को तो कांग्रेस ने टिकट दे दिया। और ये जो दल बदलू जो पार्टी छोड़ करके आए हैं, यहाँ ऐसे लोगों को टिकट दे के मंत्री बना दिया और जनता पर थोप दिया। यानी जनता को राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने अपनी कहना चाहिए बंधुआ मजदूर बना लिया, कठपुतली बना ली। यहाँ उपचुनाव होने हैं, आप कैसे देखते हैं उपचुनाव को? चुनाव तो गले देख ले, पर को बुई ना भाई, रोड ही ना बनी हमारी तो बिल्कुल गांव में रास्ता ही ना है। किसी को भी जिताया, रोड ही नहीं बना? नहीं बनी। अभी जिनको जिताया था उन्होंने कुछ किया कि नहीं? कुछ नहीं किया, वो देखने में भी नहीं आया। हालांकि वो ये कहते हैं कि वो बहुत मांग करते थे कमलनाथ से, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती। कोई नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। उपचुनाव में आप लोग क्या चाहते हैं, क्या क्या काम होने चाहिए, क्या होना? काम तो पहली बात ये है, कार्यकर्ता पार्टी के जीते हैं, यही बहुत है। कार्यकर्ता जो पार्टी के जो प्रत्याशी उतरे हैं जो मैदान में, ये जीते हैं, यही बहुत है। जीत जाए बहुत? हाँ, मुश्किल होगा। मुश्किल, निर्दलीय जीतेगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि सत्य प्रकाश है, वो दल बदलू है। अंबाहा वो जगह है जहां घर घर में फौजी मिल जाते हैं। वीर भूमि चंबल की इस सीट पर फौजियों की शहादत की सैकड़ों कहानियां हैं। अब इस सीट पर होने वाले चुनाव ने पूरे सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये वीर भूमि जो है वो इसलिए भी कही जाती है क्योंकि यहाँ पर शहादत की कई सारी कहानियाँ हैं। अंबाहा में ऐसे ही एक कैप्टन वीर नारायण सिंह तोमर का जो शहादत स्थल है, स्मारक है, उस वक्त मैं खड़ा हूँ और मध्य प्रदेश में के नाम के जो वीर भूमि के नाम से जाने वाला ये इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी मेरे साथ में मौजूद हैं जिनकी अपने आप में
फ़ौज में या पैरामिलिट्रीज़ में अलग अलग तरह के तजुर्बे रहे हैं, अनुभव रहे हैं, और ये इन्हीं से पूछते हैं कि ये अम्बा शहर जो है इसमें विकास किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि जो देश के बारे में सोचता है वो अपने शहर, अपने गांव के बारे में ज़रूर सोचता है। बात करते हैं साहब, पहले आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं यहाँ इस शहर के लिए क्या होना चाहिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ शहर में जो है हमारे फौजियों के लिए जगह मिलनी चाहिए, हमारे भवन बने चाहिए, और हमारे जो बच्चे वगैरह आते हैं उनके बारे में कार्यक्रम चले चाहिए और सुनवाई भी चाहिए। और हमारी तो अभी तक पेंशन का ही फैसला ना हो, हमारा फैसला वहीं चाहिए, क्यों हम फौज में थे और फौज में ही हमारे से कम भाई। अब एन टाइम आएगा तो कोई सुनता नहीं है। हाँ, फौजियों को खास तौर पे सहूलियत मिलना चाहिए, क्योंकि फौजी यहाँ पर रहता है बहुत आया है। बिल्कुल, हम लोगों के पट्टे हुए कैंसिल कर दे, क्यों हुए, फिर करे क्यों, ये उनसे पूछा जाए शासन से। हाँ। अच्छा, आपकी पोस्टिंग कहाँ रही, आप फौज में किस वक्त में रहे हैं, क्या हुआ? हम 65 में रहे, उसमें तिब्बत में, तिब्बत की वॉर में आप? हाँ, वहाँ हमारे पैरों में बर्फ़ लगी और वहाँ से आज दिन तक हम परेशान हैं। और कई जो जगह गए, कई जो आए 20% वो 100% हमारी वो है कैटेगरी दे रहे हैं 40%। तो आप ये देखिए कि 65 के युद्ध में जिन्होंने अपने पैर गंवा दिए और चीन के साथ में लड़ते हुए, आज भी चीन का जिक्र बहुत होता है, और यहाँ पर इस तरह के कुर्बानियों की कहानियाँ अलग अलग जगह पर हैं। ये जो एक्स सर्विसमैन हैं ये सुविधाएं मांग रहे हैं, आप क्या कहते हैं? सर, भूतपूर्व सैनिकों के साथ मध्य प्रदेश में बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे सैनिक बड़े दादा को मध्य प्रदेश के कलेक्टर मुरैना ने भूमि आवंटन की थी, उनको आज तक नहीं मिल पाया, पट्टा भी दे दिया, उन पर ज़मीन उनको आज तक नहीं मिल पाई। और जब भी जाते हैं कलेक्टर साहब के पास में, नेता नगर के पास, बोलते हो जाएगा काम, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जबकि 1965 के युद्ध के बाद में भर्ती हुए उनकी दोनों टांगें चली गई, टांगें जाने के बाद भी उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। मगर कलेक्टर ने आदेश कर दिया, अभी तक उनको ना पट्टा मिला ना कुछ ज़मीन मिली अभी तक। अच्छा, कितनी उम्र हो गई होगी दादा? हमारी उम्र हो गई 75 साल की उम्र में, और इंतजार करते हमने कई जो सैनिक यूनियन खोली, सैनिक प्रोग्राम रातों दिन कर रहे हैं, तब के चलने लायक नहीं है, कुछ भी करने लायक नहीं है, तब भी कुछ नहीं हो रहा। आप क्या कहते हैं इस अम्बा शहर के बारे में? अम्बा शहर में ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है, ये हमारा जो कैप्टन वीर नारायण पार्क है, इसकी हालत आप देख ही रहे हैं। इसको बोल के थक लिए, इसकी ना तो कोई साफ़ सफाई है, ना कोई इसके पौधों की छटाई है, कुछ नहीं, कोई फौजी लोगों की मतलब सुनवाई होती नहीं है। इसलिए हमने अपना एक भूतपूर्व चम्बल ग्रुप अम्बा खोला है संगठन, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय सूबेदार जितेंद्र साहब हैं, और उपाध्यक्ष बच्चू सिंह हैं, जो इनके दोनों पैर कटे हुए हैं। ये तकरीबन 3 साल मुझे पेंशन आए हुए हैं। 3 साल से मैं देख रहा हूँ इनका 50% पेंशन आ रहा है, जबकि इनको 100% पेंशन लागू है। 2 कैटेगरी है उनकी, उसके बावजूद भी ये इतने बेचारे वृद्ध हो गए इस व्यवस्था उम्र में, और ये परेशान है, धक्के खा रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, वहीं से इनको रिजल्ट 0 मिलता है, कोई भी सुनता नहीं है इनकी। आप साहब, आप थोड़ा सा आगे आइएगा। कहते हैं फौजी कहीं पर भी खड़ा हो जाए अलग से नज़र आता है, आपको देख के ऐसा लगता है कि अलग से? आप क्या सोचते हैं इस जगह के बारे में, विकास क्या होना चाहिए? अभी विकास तो बहुत कुछ होना चाहिए, जैसे लोग बाग बोलते हैं, प्रशासन बोलता है कि हमारा फौजी एक देश का गर्व महसूस करता है, लेकिन उस हिसाब से कोई गर्व महसूस नहीं करता है। फौजी को तो एक तुच्छ इंसान समझा जाता है। बॉर्डर पे रहे, कहीं भी रहे, सियाचिन में रहे, ग्लेशियर में रहे, जब तक वो ड्यूटी करता है, जब तक फौजी है, अगर वो एक्स हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई प्रशासन सुनता है, ना कोई नेता सुनता है। एक्स सर्विसमैन के बाद में पूछ परख खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। बड़ा दुख दर्द है जो कि हम फौजियों के बारे में जितना सम्मान से देखते हैं। आप थोड़ा सा आगे आइएगा, आप अब थोड़ा बताइए कि एक्स सर्विसमैन के हिसाब से। मैं यहाँ का अभी अध्यक्ष हूँ इनका। यहाँ पे जैसे कोई भी प्रशासन है, कोई अगर फौजी के बरखिलाफ कोई भी झूठी रिपोर्ट डाल दे, अर्जन एक्ट लग जाता है। फौजी सांची बोलता है, बुरा सबको लगता है, और अर्जन एक्ट लगना चाहिए तो उसकी जांच पहले होना चाहिए। 90% अर्जन एक्ट लग रहा है, वो गलत लग रहा है। फौजी यहाँ सिविल के माहौल में फौजी
नया नया फौज से आता है, यहाँ के माहौल का पता नहीं होता है। यहाँ किसी काम के लिए अधिकारी के पास जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ इतना भ्रष्टाचार हो रखा है। हम बोलते हैं भूतपूर्व सैनिक है, हमारी कोई नहीं सुनता है। बोलते हैं आप पैसे दे जाइए, आपका काम हो जाएगा, मगर आप पैसे देने के बावजूद भी हमको चक्कर कटाया जाता है। हमको भूतपूर्व सैनिक होने का कोई लाभ मिलता ही नहीं कहीं किसी भी संस्था के अंदर। अंबाह का बीहड़ भले ही बागियों के दंश से तो उबर चुका है, लेकिन आज भी यहाँ रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। जिनके पास जमीन और आय के दूसरे साधन नहीं है, उनको बाहर का रुख करना पड़ता है। मनरेगा जैसी योजनाओं में भी मशीनों का उपयोग बढ़ने से रोजगार का संकट और गहराने लगा है। तो वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी अंबाह पिछड़ा हुआ है। अंबाह की अधिकतर आबादी गांव से आती है, जबकि आबादी का एक हिस्सा अंबाह कस्बे में रहता है। लेकिन यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी है। अंबाह जैसे कस्बे में जहाँ अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय और नगर पालिका है, वहाँ भी स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा ऐसा है कि गंभीर मरीजों को आज भी मुरैना या ग्वालियर रेफर कर दिया जाता है। हालांकि अंबाह में शासकीय सिविल अस्पताल जरूर है, लेकिन बदहाली और स्वास्थ्य उपकरणों के अभाव में सांसें भर रहा है। अंबाह में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस भी हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए युवाओं को ग्वालियर का ही रुख करना पड़ता है। अंबाह विधानसभा में बाजरे की यह फसल पक चुकी है, कटने को तैयार है, और इसी तरह राजनेताओं ने भी जो अपनी फसलें बोई हैं उनको भी काटने का वक्त आ गया है, क्योंकि बाई इलेक्शंस अब बहुत जल्दी यहाँ पर होने वाले हैं। मतदाता ये तय करेगा कि यहाँ पर अगला विधायक कौन होगा। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, कमलेश जाटव, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहाँ पर बीएसपी के उन प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार को मैदान में उतारा है जो यहाँ से एक दफ़ा विधायक रह चुके थे। यहाँ पर राजनीतिक दल जब बिसात बिछाते हैं तो जातिगत समीकरणों का ध्यान देते हैं, और जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर क्षत्रिय और सखवार इन दो जातियों का बराबर बाहुल्य है। दोनों बराबर तौर पर ताकत के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। क्षत्रिय जहाँ जाएंगे वहाँ पर उस कैंडिडेट की जीत हो जाती है, और इसी बिसात को देखते हुए राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात यहाँ पर बिछाते हैं, कैंडिडेट्स तय करते हैं। यहाँ एक बार फिर से जातिगत मुद्दा ही चुनाव का मुद्दा रहने वाला है। अंबाह में जातिगत समीकरण की बात करें तो क्षत्रिय के बाद दलित, सखवार, जाटव, कोरी, धोबी, वाल्मीकि और अन्य पिछड़ी जातियां भी असर डालती हैं। इसलिए यहाँ के चुनाव जातिगत आधार पर ही होते आए हैं। अंबाह में क्षत्रिय 60,000, सखवार 50,000, ब्राह्मण 20,000, वैश्य 15,000, राठौर 8,000, बघेल 8,000, कुशवाहा 8,000, प्रजापति 7,000, जाटव 6,000, कोरी 5,000, वाल्मीकि 5,000 और करीब 4,000 मुसलमान वोटर्स हैं। वहीं अंबाह में प्रतिनिधित्व की बात करें तो 2018 में कांग्रेस से कमलेश जाटव ने जीत दर्ज की थी। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार नेहा किन्नर दूसरे स्थान पर रही तो बीजेपी के गब्बर सखवार तीसरे स्थान पर रहे थे। 2013 में बीएसपी के रामप्रकाश सखवार ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के वंशीलाल जाटव दूसरे स्थान पर और कांग्रेस के अमर सिंह सखवार तीसरे स्थान पर रहे थे। 2008 में बीजेपी से कमलेश जाटव ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे नंबर पर बीएसपी के सत्यप्रकाश सखवार रहे और तीसरे स्थान पर कांग्रेस से सुरेश जाटव रहे थे। साफ है, अंबाह में इस बार भी विकास मुद्दा नहीं है। यहाँ जातिगत आधार पर ही अगला विधायक चुना जाएगा। लेकिन जिस तरह से दल बदल के बाद पार्टियों के प्रत्याशी बदले हैं, उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि जनता इस बार किसे अपना विधायक चुनेगी। संदीप भमरकर की रिपोर्ट, जी मीडिया, अंबाह।